जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की साइंस चैप्टर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस इज ऑल अराउंड अस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक लड़का 11 फरवरी 1847 को यानी कि फरवरी 11 1847 को मिलान शहर, जो अमेरिका का एक शहर है, ओहियो शहर में एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे एक लड़का पैदा होता है और अपनी माँ के साथ रहता है। फिर वो बच्चा बड़ा होता है और स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो टीचर उससे परेशान होके, उन्हें लगता है कि इस बच्चे को आता नहीं है या फिर इसका जो माइंड है बहुत स्लो काम करता है, तो उस बच्चे को स्कूल से निकाल देते हैं। फिर वो बच्चा अपने घर पे रहता है और उसकी माँ उसको पढ़ाती है, लेकिन वो बच्चा सवाल बहुत करता है, क्वेश्चन बहुत करता है। फिर धीरे धीरे वो बच्चा पढ़ता गया, बड़ा हुआ, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके घर में पैसे नहीं थे कि कहाँ से लेके आए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और उसके बाद फिर उसने ट्रेन्स में न्यूज़पेपर और कुछ सामान बेचना शुरू कर दिया। उससे जो कुछ पैसे कमाता था उससे अपना एक्सपेरिमेंट करता था। धीरे धीरे फिर वो उस बच्चे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और एक दिन एक बल्ब की खोज की। तो जिस बच्चे को कहा जा रहा था कि वो कमज़ोर है, दिमाग से स्लो है उसका माइंड, उसी बच्चे ने एक दिन एक बल्ब की खोज की और उस बच्चे का नाम है थॉमस एल्वा एडिशन। आप जानते होंगे कि उस बच्चे का नाम थॉमस एल्वा एडिशन है और एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी जाता है। आज दुनिया का हर इंसान उसके बारे में जानता है। तो जो साइंस है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो बच्चा क्यूरियस है, जानना चाहता है, हार्ड वर्क करता है, उसके मन में क्वेश्चन है, ठीक, तो वो कभी भी फेलियर नहीं होगा, कभी भी वो बैक नहीं देखेगा, कभी भी वो परेशान नहीं होगा, उसको सक्सेस लाइफ में मिलेगी। हार्ड वर्किंग, क्यूरियोसिटी। तो हमारा जो चैप्टर है इसमें आप अगर देखें तो इसमें लिखा है साइंस बिगिंस विथ क्यूरियोसिटी। तो जो साइंस है, हमारी विज्ञान साइंस, वो किससे जन्म लेती है, कहाँ से शुरू होती है? क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी क्या होती है? आपके मन में जो कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ जानने की आपके अंदर जो ललक है, जो आप जानना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू नो। तो क्यूरियोसिटी लीड्स टू क्वेश्चंस। आपके मन में जब क्यूरियोसिटी आएगी तो आप क्वेश्चन पूछोगे, किसी चीज़ को देखोगे तो आपके मन में सवाल आएगा। क्वेश्चन लीड्स टू डिस्कवरी। और जब आप सवाल करेंगे तो उसका जवाब पाने की कोशिश करेंगे। जब उसका जवाब पाने की कोशिश करेंगे तो उसके पीछे आपको जब जवाब मिलेगा तो यहीं से आप नई नई चीज़ों की खोज करते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस दैट स्पार्क क्यूरियोसिटी। आप हमेशा अपने आसमान को ऊपर की तरफ देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है वाई डज द स्काई लाइक लुक ब्लू? तो जो हमारा आसमान है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? वाई डू मैग्नेट अट्रैक्ट समथिंग? तो जो मैग्नेट होता है वो कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करता है? क्या आपने कभी इसके बारे में कुछ सोचा है? हाउ डू प्लांट्स ग्रो विदाउट मूविंग? प्लांट्स तो अपनी जगह पे हैं, मूव भी नहीं कर रहे, तो वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से वो बढ़ रहे हैं? और जब भी हम कोई अपने वाटर में आइस के क्यूब डालते हैं तो आइस का क्यूब इतना वजन होने के बावजूद भी जो है वो उसके ऊपर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि आइस तो काफ़ी डेंस है, सॉलिड है, फिर भी वो, और अपना वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, फिर भी वो उसके ऊपर तैरता रहता है। वाई डज डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून? और मून का जो शेप होता है वो अलग अलग क्यों दिखाई देता है हर टाइम पे हमें? और किस तरीके से बल्ब हमारी जो है उसमें लाइट कैसे आती है? क्या आपके मन में इस तरीके के कभी सवाल आते हैं? अगर आते हैं तो आप एक क्यूरियस स्टूडेंट हैं, आप जानना चाहते हैं। अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपको क्यूरियस होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ आपको कि वाई डज स्काई लुक ब्लू? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? उसमें है स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज एयर स्कैटर्स ब्लू लाइट फ्रॉम द सन। तो जिस तरीके जब भी हमारा जो सन है वहाँ से लाइट आती है, मान लो ये हमारा सन है, यहाँ से जब लाइट आती है ऐसे, तो क्या कर देती है,
वो उसको जो ब्लू लाइट होती है, जो ब्लू लाइट होती है उसको स्कैटर कर देती है। ठीक, सनलाइट की जो ब्लू लाइट होती है वो चारों तरफ फैला देती है। तो इसी वजह से, क्योंकि हम जो लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, जो हम यहाँ से देखते हैं नीचे से, तो वो लाइट फिर हमें क्या है, तो पूरा आसमान हमको क्या है, नीला नीला ही दिखाई देने लगता है, ब्लू कलर का ही दिखाई देने लगता है। ठीक है। मैग्नेट्स अट्रैक्ट मटेरियल दैट कंटेन्स आयरन, निकिल और कोबाल्ट। और जो हमने बताया था कि मैग्नेट कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेट कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करता है। मैग्नेट सिर्फ जो मेटल होते हैं उन्हीं को अट्रैक्ट करता है। उसमें से भी देखें तो जिसमें आयरन होता है, लोहा जिसको बोलते हैं, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इस तरीके की जो भी हमारे पास मटेरियल होते हैं उन्हीं को अट्रैक्ट करता है। प्लांट्स मेक दियर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड एयर। तो प्लांट, हमने बताया कि जो प्लांट होता है बिना मूव किए हुए, विदाउट मूविंग, ग्रो करता जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना लेता है। सनलाइट से सन मिल जाता है, वाटर मिल जाता है उसको सॉइल से, एयर मिल जाती है। ठीक, तो इन सब चीज़ों से मिलकर वो अपना फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लेता है। और किसी चीज़ को ग्रो करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी मिलती है फूड से। तो प्लांट्स को तो एनर्जी मिल जा रही है फूड बना के, तो फिर वो तो बढ़ता ही रहेगा ना, ग्रो करेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे तो जो आइस होती है वो क्यों वाटर के ऊपर पे मूव करती है, फ्लोट करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो कुछ भी हमारा आइस होता है, आइस का जो क्यूब होता है वो डेंस कम होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। किससे? जो हमारे पास वाटर होता है। डेंसिटी का क्या मतलब है दोस्तों? डेंसिटी का मतलब होता है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे दो चीज़ें ऐसे हैं और उनके पार्टिकल्स ऐसे नज़दीक हैं। एक चीज़ ये हो गई और दूसरी चीज़ हो गई हमारे पास ये, एक एक दूर दूर। तो जो जिसके पार्टिकल दूर दूर रहेंगे, जिसकी पार्टिकल दूर दूर रहेंगे वो कम डेंस होता है, लेस डेंस होता है, लेस डेंस होता है। और जिसके पार्टिकल नज़दीक नज़दीक हैं, क्लोज़र हैं, ठीक, जिसके पार्टिकल्स क्लोज हैं वो मोर डेंस है, ज़्यादा डेंस है। तो डेंसिटी का मतलब यही हुआ। तो इसीलिए जो हमारे पास आइस होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, यानी कि इसके पार्टिकल क्या है, दूर दूर होते हैं। किसके मुकाबले अगर देखें तो जो हमारे पास वाटर होता है, वाटर जो होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो इसी वजह से जो हमारा आइस होता है उस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। यही रीज़न है कि हमारा जो आइस है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। मून हमें अलग अलग शेप का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो सन होता है, सन के अराउंड अर्थ मूव करती है, और जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ के अराउंड मून मूव करता है। तो ये अगर अर्थ है हमारी, ठीक, तो इसके चारों तरफ जो है एक सर्कुलर पाथ में जो है मून मूव करेगा। मून कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। तो जिस साइड में मून मूव करता है, ठीक, उसी वजह से हमको मून का अलग अलग शेप दिखाई देने लगता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू। तो जब भी इलेक्ट्रिक जो है बल्ब क्यों जलता है? इलेक्ट्रिक बल्ब तभी जलता है जब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर होती है ऐसे फिलामेंट, और जब इस फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जब इस फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये फिलामेंट जो है क्या करना करता है, इसमें हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट की वजह से ये फिर ग्लो करता है, ग्लो करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही जो हमारा बल्ब होता है वो चमकता है, जलता है। ठीक है, इसी वजह से लाइट देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका माइंड क्यूरियस है, आप जानना चाहते हैं, ठीक, तभी साइंस वहीं से बॉर्न करती है, वहीं से साइंस पैदा होती है। तो साइंस के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? आप केयरफुली उसको वॉच करें, देखें। केयरफुली वॉचिंग द थिंग्स इज ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद आप किसी चीज़ को देखेंगे तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक, आप क्वेश्चन करेंगे, और फिर जब क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आप कुछ अपना उस पर विचार रखेंगे। हाइपोथेसिस उसी को बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ कुछ ऐसे हो रही होगी। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हाँ अगर कुछ ऐसे हो रही है तो मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी बना सकती हूँ। ठीक, इस तरीके से
आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट क्या है, फेल भी हो जाएंगे, फेल भी होते हैं, फिर फेल होंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर इम्प्रूव करेंगे, फिर आप किसी दिन ये सक्सेसफुल आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, और फिर आप क्या करेंगे, किसी नई चीज़ की डिस्कवरी कर लेंगे। आइए अपने चैप्टर पर चलते हैं, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड दैट साइंस इज अबाउट थिंकिंग इन अ क्यूरियस एंड लॉजिकल वे, कि साइंस को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, क्या उसके पीछे, किसी भी चीज़ के बनने के पीछे क्या लॉजिक है। आपके मन में एक क्यूरियसिटी आनी चाहिए, आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए। अप्रिसिएट द इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ साइंस, जो साइंस होती है वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक, इस तरीके इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का क्या रोल होता है साइंस में, इसको आप समझ पाएंगे। रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, और अपने डेली लाइफ में, आप साइंस को ऑब्जर्व करें, देखें कि हमारे चारों तरफ जैसे फ़ैन है, आज अभी समर टाइम है, तो अब फ़ैन अगर लाइट ना आए और फ़ैन ना चले या फ़ैन ना बिगड़ जाए तो क्या करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो साइंस किस तरीके से हमारे डेली लाइफ को ईजी बनाता है, ये सब हमारे माइंड में उठना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई हैं, कैसे बनी हैं। तो साइंस इज ऑल अराउंड अस, साइंस हमारे चारों तरफ है। इन अ बिग थिंग लाइक स्टार्स प्लैनेट्स, अगर बड़ी बड़ी चीज़ों को देखा जाए, स्टार और प्लैनेट को देखा जाए, फिर या फिर छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाए, जैसे सेल इनसाइड लीव्स, जो कोई पत्ती होती है उसके अंदर जो है छोटे छोटे सेल होते हैं, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी क्या है, वो भी एक छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हमारा कोई मकान होता है, उसमें छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक मकान बना देती हैं, उसी तरीके से छोटे छोटे सेल मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण कर देते हैं, हमारी बॉडी को बना देते हैं, ठीक। तो छोटी से लेकर बड़ी चीज़, चाहे प्लैनेट हो, स्टार हो, सब कुछ के बारे में पढ़ने को, उसके बारे में जानने को, उसके साइंस के अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं, ठीक। साइंस इज़ मोर देन जस्ट फैक्ट्स, तो साइंस सिर्फ फैक्ट नहीं है कि हाँ ये फ़ैन है, ये बाइक है, ये व्हीकल है, ये मिसाइल है, या फिर ये किसी भी तरीके की कोई और चीज़ है, तो सिर्फ उसके बारे में क्या है ये नहीं जानना, क्यों है, किस तरीके से डेवलप हुआ। सिर्फ साइंस फैक्ट नहीं है, साइंस में उससे ज़्यादा है कि हाउ डू थिंग्स वर्क्स, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, जो भी चीज़ आप देखते हैं वो कैसे काम करती है, ठीक। क्या हुआ था कि वो इन्वेंट हुआ, किस तरीके से इन्वेंट हुआ, वो चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, उस पैटर्न को आप सोचें, देखें कि नेचर में किस तरीके का पैटर्न है, ठीक है, वेदर क्यों चेंज होता है, मौसम की बारिश क्यों होती है, ये सारी चीज़ें आपके मन में आनी चाहिए। जब इस तरीके की चीज़ें आपके मन में आएंगी तो आप उसके बारे में सोचेंगे और आगे डिस्कवरी करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आल्सो साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग, साइंस सिर्फ लर्निंग नहीं है कि आप साइंस में से पढ़ रहे हैं या फिर मगअप कर रहे हैं, चीज़ों को याद करना, मेमोराइज़ करना सिर्फ साइंस नहीं है। साइंस में है कि आप अंडरस्टैंड करें, सोचें। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है और वो देख रहा है कि ये जो हमारे पास लाइट है, बल्ब है, कैसे जल रहा है, क्यों जल रहा होगा, उसके मन में हज़ारों क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं। तो बस यही क्यूरियस माइंड है, साइंस यहीं से जन्म लेती है। तो साइंस को समझना है तो सबसे पहले आपको साइंस के बारे में सोचना होगा, साइंस को आगे बढ़ाना है, साइंस के बारे में आपकी समझ मजबूत करनी है, तो क्यूरियस माइंड होना चाहिए। अ जर्नी थ्रू साइंस, आइए एक छोटी सी एग्जांपल्स के तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से हम एक साइंस में की जर्नी को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन दिस बुक वी विल एक्सप्लोर टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस। तो ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ये कुछ नहीं, ये साइंस के पार्ट ही हैं। जैसे साइंस मान लो कि हमारा एक पेड़ है, साइंस हमारा एक ट्री है, ठीक है, साइंस एक ट्री है, तो ये सारी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ये सब एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं इसकी, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या हैं, सब एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एवरीथिंग
मे सीम्स लाइक सेपरेट सब्जेक्ट्स बट दे आर ऑल कनेक्टेड। सब कुछ अलग अलग लगेगा कि बायोलॉजी अलग होती है, आपको लगेगा कि बायोलॉजी अलग कोई सब्जेक्ट है, बट सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या फिर अर्थ साइंस है, ये सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और ये सब आते हैं कहाँ पे? साइंस के पार्ट में। इन सब को मिला के बोलते हैं साइंस। ये साइंस की ब्रांच है। तो साइंस अगर एक हमारा एक ट्री है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या है? उसकी ब्रांचेज हैं। ठीक, तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एवरीथिंग may seem like separate subjects but they are all connected. We will begin by looking at material around us. Why are citrus fruits sour? तो citrus fruit खट्टा क्यों होता है? कह रहे हैं कि जो citrus fruit है वो खट्टा क्यों होता है? Why are the citrus fruits are sour? क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड मिलता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड नाम की एक एसिड होती है जो कि सिट्रिक फ्रूट्स में मिलता है। इसी वजह से हमारे फल क्या होते हैं? जो खट्टे फल होते हैं खट्टे होते हैं क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक होता है। जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो इनके अंदर क्या है? आपको सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगी। इसी वजह से आपको ये खट्टे कुछ दिखाई देंगे। वाई डज टर्मरिक स्टेन चेंज कलर ऑन अप्लाइंग सोप ऑन इट? अगर आप इसके बारे में जान पाएँ तो बताएं। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक, क्योंकि आपका भी माइंड क्यूरियस हो। आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि वाई डज टर्मरिक स्टेन चेंज कलर ऑन अप्लाइंग सोप ऑन इट। वाई विच टाइप ऑफ मटेरियल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? और कौन सी टाइप का मटेरियल होता है जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? कि क्या सारे मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी? क्या सभी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी? जैसे हमारे पास मान लो मेरे पास क्या है? वुड है, ठीक, या फिर प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक है। तो क्या प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है? कभी देखा है क्या? नहीं। तो कुछ खास तरीके के मटेरियल में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो आप सोचिए इसके बारे में, किस तरीके का मटेरियल होता है? तो उसको बोलते हैं मेटल। उसको बोलते हैं मेटल। जो मेटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसके जो भी मेटल होता है उसके जो हमारे पास एटम होते हैं उसके बाहरी जो होते हैं वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। आप फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में आगे की क्लासेस में और जानेंगे कि क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो भी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो ज़्यादातर आपको मेटेलिक दिखेंगे, यानी कि मेटल होगा कुछ ना कुछ वो, तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। हाउ आर मेटल्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेटल्स? तो अब मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सोच के, देख के, रिसर्च करके आप बताएं इसको। मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या क्या डिफरेंस है। We will also study changes around us like melting, burning and ripening of fruits. तो फ्रूट्स आपका कैसे पकता है? फ्रूट्स आपका कैसे पकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा मैंगो होता है, ठीक, जो हमारा मैंगो होता है वो सबसे पहले क्या है? ग्रीन कलर का होता है, छोटा छोटा ऐसे, ठीक, ग्रीन कलर का होता है। फिर धीरे 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 वो क्या है? चेंज हो जाता है। और जब चेंज हो जाता है तो फिर किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा, ठीक, किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का हो जाता है। इस तरीके से हमारा आम हो जाएगा। तो क्यों होता है ये? यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी क्या जर्नी है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जब भी हमारा फ्रूट्स होता है, ठीक, तो स्टार्च जो होता है वहाँ पे स्टार्च होता है और स्टार्च जो है चेंज हो जाता है फिर शुगर में। इसी की वजह से स्टार्च की जो हमारे पास
शुगर में चेंज हो जाता है। इसी की वजह से जो हमारा फ्रूट होता है वो कैसा होता है, स्वीट हो जाता है, क्योंकि शुगर क्या होता है, स्वीट होता है। और जब भी हमारा जो फ्रूट होता है वो ग्रीनिश होता है, उसके बाद फिर क्या है, वहाँ पे क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है। लेकिन जब क्लोरोफिल क्या करता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक, फिर वो जो है अपने अदर पिगमेंट्स जनरेट करता है, जिसको बोलते हैं फिर अलग अलग कलर का, रेड हो, ऑरेंज के कलर का हो जाए, येलो कलर का हो जाए, ठीक। तो इस तरीके से हमारे फ्रूट्स हो जाते हैं। और रिपनिंग कब होती है, वहाँ पे जो हमारे पास ट्री होता है, फ्रूट्स, फिर वहाँ पे इथाइलिन, इथाइलिन एक गैस जनरेट करती है, इथाइलिन नाम की एक गैस जनरेट करती है। इसकी वजह से जो है हमारा जो फ्रूट होता है वो पक जाता है, वो रिपनिंग करता है, ठीक। और अभी आप देखेंगे तो मार्केट में आपको ग्रीन जो आम होते हैं, मैंगो होते हैं, उन मैंगो को, ग्रीन मैंगोज़ को क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको क्या मिलता है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इथाइलिन गैस, इथाइलिन गैस के साथ रख देते हैं। तो मैंगो को इथाइलिन गैस के साथ रख देंगे तो फिर वो कुछ दिन के बाद राइप हो जाता है, रिपेन हो जाता है, पक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है फ्रूट्स पक जाते हैं। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, कि वाटर साइकिल का मीनिंग ये हुआ कि वाटर ऐसे ऐसे एक साइकिल की तरह चलेगा, फिर आके जहाँ से चलेगा वहीं पे वैसे मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है। तो देखिए वाटर साइकिल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो वाटर होता है वो कहाँ पे कलेक्ट रहता है, सी में हमारे कलेक्ट रहता है, ठीक, सी में कलेक्ट रहता है। फिर सनलाइट जो होती है हमारी, ये सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पे हीट जनरेट होती है, गर्मी पड़ती है, और उसकी बाद से जब गर्मी होती है तो जो हमारा वाटर होता है भाप बनता है, यानी कि एवापोरेशन हो जाता है, भाप बन के ऊपर जाता है। और जब जब ये भाप बन के ऊपर जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है, और जब कम टेम्परेचर कम होने लगता है तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन का मीनिंग ये हुआ कि जो पानी भाप बन के ऊपर आया है, जो पानी भाप बन के ऊपर आया है वो क्या हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होके वो बना लेंगे बादल, ठंडे होके बन जाएंगे बादल कंडेंस होके। और जब और भी ठंडा हो जाएगा तो जो ये पानी की के बूंद हैं के तरीके से ये बन जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो पानी की बूंद की तरह बन जाएगा। और जब पानी की बूंद हो जाएगी भारी तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन का मीनिंग क्या हुआ कि बारिश हो जाएगी। तो बारिश हो जाएगी तो फिर वापस से वो अपने कलेक्शन जो हमारे पास तालाब है या रिवर है आके फिर से वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। तो हुई ना साइकिल कि तालाब से उठ के फिर से तालाब में पानी हमारा आ गया। तो इसी को एक तरीके की साइकिल बन गया। तो नंबर 1 पे क्या हुआ, एवापोरेशन हुआ। फिर नंबर 2 पे क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। एवापोरेशन का मतलब तालाब से पानी भाप बना, भाप बन के आसमान में गया, बादल में गया, बना, बादल में जाने के बाद, बादल बनने के बाद फिर से क्या हुआ, बारिश हो गई, बारिश होने के बाद फिर से हमारा पानी रिवर में आ गया। तो इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक। यहाँ पे लिखा है वाटर चेंजेस इनटू वेपर and goes up, condensation water vapor cools down and forms clouds, precipitation क्या होता है, water falls to the earth as rain, snow और hail। तो हमारे बारिश जो होती है, बारिश तो कई तरीके की हो जाती है, बर्फ़ की भी बारिश हो जाती है, कभी कभी बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, उसको हेल बोल देते हैं। कलेक्शन वाटर, अब कलेक्शन क्या है, वाटर कलेक्ट्स इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। सो इस तरीके से जो है हमारा वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक। चेंजिंग ह्यूमन बॉडी एंड लाइफ प्रोसेसेस। तो किस तरीके से हमारे जो है ह्यूमन बॉडी में चेंज आता है और लाइफ प्रोसेस कैसे काम करता है। तो एज वी ग्रो आवर बॉडीज गो थ्रू मेनी चेंजेस स्पेशली ड्यूरिंग आवर टीनेज ईयर्स, वी विल एक्सप्लोर। तो जैसे जैसे हम पहले छोटे थे तो हमारे जो है हाथ छोटे थे, पैर छोटे थे, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे हाथ बड़े होते हैं,
चेहरे में, हमारे फेस में भी चेंज आने शुरू होता है और बहुत सारी चीज़ों में चेंज आना शुरू हो जाता है। व्हाई डू लिविंग बीइंग्स ग्रो? तो हम लोग क्यों बढ़ते हैं, हमारे अंदर ग्रोइंग क्यों होती है एक एज तक, एक एज के बाद फिर ग्रोइंग नहीं होती। तो ये सब चीज़ जो है हमें सोचने की बात है, यहीं से साइंस जनरेट होता है। हाउ डू लिविंग बीइंग्स ब्रीथ? लोग सांस कैसे लेते हैं, इसके बारे में आप सोचिए, जानिए, जानने की कोशिश कीजिए। आने वाले चैप्टर्स में इन सब के बारे में बताया जाएगा। हाउ डज़ ब्लड कैरी फूड इन आवर बॉडी? और जो कुछ भी जो ब्लड होता है हमारी नसों में बहता है, जो कुछ फूड हम खाते हैं, फूड खाने के बाद ये जो है ब्रेक होके हमारे ब्लड से कैसे पूरे बॉडी में जाता है, इसके बारे में भी जानना चाहिए। नॉट जस्ट एनिमल्स बट प्लांट्स आल्सो हैव लाइफ प्रोसेसेस, दे आल्सो ग्रो। एनिमल्स ही नहीं, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, उनके पास भी लाइफ प्रोसेस होता है। दे आल्सो ग्रो, ब्रीथ एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो जो हमारे पास प्लांट होते हैं क्या है, ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिनरल को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग ये हुआ कि जैसे प्लांट है तो प्लांट क्या करेगा, वाटर कहाँ से लेगा, सॉइल से वाटर लेगा, मिनरल भी यहाँ से लेगा, और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम नाम से कई सारी नलियाँ लगी होती हैं अंदर, और यहीं से जाके पूरे प्लांट्स में जो मिनरल होता है, वाटर होता है, वो फ्लो करता है, जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ पे चला जाता है। इसी तरीके से प्लांट को एनर्जी मिलती है और प्लांट आगे ग्रो करना शुरू कर देता है। अंडरस्टैंडिंग टाइम, लाइट, शैडोज एंड यूनिवर्स। देखिए, कभी पुराने टाइम पे जब भी आप जो घड़ी नहीं डेवलप हुई थी, वॉच नहीं डेवलप हुई थी, जो वॉच थी वो डेवलप नहीं हुई थी, तो लोग किस तरीके से टाइम जानते थे, किस तरीके से टाइम के बारे में पता करते थे? तो तब जो है लोग शैडो से जानते थे, ठीक है, शैडो से जाना करते थे। जैसे मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम पे मान लीजिए सन यहाँ पे है, तो जब सन यहाँ पे पड़ेगा तो ये इसके ऊपर लाइट जाएगी, जब ये लाइट इसके ऊपर जाएगी तो इसका शैडो कहाँ बनेगा, इसके पीछे बनेगा, ठीक, शैडो पीछे बनेगा और बड़ा शैडो बनेगा, ऐसे बनेगा शैडो, तो यहाँ पे शैडो बनेगा। लेकिन जब सन क्या है दोपहर में हो जाएगा तो सन क्या है उसकी सर के ऊपर आ जाएगा, और जब क्या है फिर उसका शैडो कहाँ बनेगा, उसके नीचे बनेगा, शैडो कहाँ बनेगा, उसके जस्ट नीचे बनेगा। तो और जब सन क्या है शाम हो जाएगी तो उसके पीछे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सन, और फिर जब लाइट पड़ेगी यहाँ पे तो क्या कहाँ बनेगा, फिर उसके आगे बनेगा, जो शैडो है उसके आगे बनेगा, ठीक। तो जब शैडो आगे पीछे और उसके नीचे बन रहा है तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि टाइम कब दोपहर हुआ, कब शाम हुआ और कब सुबह के टाइम है, तो या फिर बीच का टाइम है। इस तरीके से हम शैडो कम या ज़्यादा या फिर आगे पीछे नीचे किस तरीके से हो रहा है ये करके हम जान जाते हैं। हाउ डू वी मेजर टाइम? लॉन्ग एगो पीपल यूज शेडोज एंड द पोजिशन ऑप्शन टू टेल टाइम, ठीक, लोग ऊपर सन को देखकर बता देते थे कि टाइम क्या हो रहा होगा। टुडे वी यूज डिजिटल एंड इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड वॉचेस, आज हम डिजिटल क्लॉक्स, इलेक्ट्रिक वॉचेस देखते हैं। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। क्यों हुआ आज ये पॉसिबल? क्योंकि हमारे पास हमने क्या है, किसी ने बनाया होगा, इन्वेंशन किया होगा, सोचा होगा कि किस तरीके से टाइम को हम किस तरीके से वॉच को इन्वेंट करें ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि किस टाइम एग्जैक्टली क्या। तो इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी डिस्कवरीज हुई हैं इसकी वजह से क्या है, जो भी इन्वेंशन हुए हमारी लाइफ ईजी हो गई है। अचानक से जो है, अगर सोचिए अचानक से पूरे पूरे वर्ल्ड में जो है साइंस ख़त्म हो जाए, साइंस निकल जाए, सुबह उठते हुए आपको पता चले कि आपकी वॉच ही नहीं है, आप स्कूल कैसे जाएंगे? क्या टाइम पे आप स्कूल पहुंच पाएंगे? नहीं पता पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम देखने के लिए आपके पास वॉच ही नहीं है। लाइट एंड शेडोज हेल्प अस इन मैनी वेज, लाइट नॉट ओनली हेल्प्स अस टू सी, लाइट जो है लाइट जो है लाइट एंड शेडोज हेल्प अस इन मैनी वेज, लाइट नॉट ओनली हेल्प्स अस टू सी बट इट हैज़ आल्सो गिवन अस वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। तो कोई किसी चीज़ पे जब लाइट पड़ती है तभी तो हम वो चीज़ देख पाते हैं, अगर किसी चीज़ पे लाइट नहीं पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आएगी नहीं और हम देख नहीं पाएंगे। तो लेकिन सिर्फ लाइट जो होती है वो सिर्फ देखने के काम में नहीं आती है,
लाइट जो है सिर्फ देखने के काम में ही नहीं आती है, उससे बहुत ज़्यादा और डीप अंडरस्टैंडिंग हमको यूनिवर्स को समझने में हमें बताती है। शैडोज आर नॉट ओनली लिमिटेड टू शैडो पपेट्स और द शैडो फाउंड बाई ऑब्जेक्ट्स, बट इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्लिप्सेस। एक्लिप्सेस आपने देखा होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो लूनार एक्लिप्सेस और सोलर एक्लिप्सेस, इस तरीके से आपने देखा होगा अपने चारों तरफ। तो किस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिया गया है, एक लूनार एक्लिप्स का जो है फिगर दिया गया है। ये सन है हमारा, ठीक है, ये सन है और ये क्या है, अर्थ है, और ये मून है। तो मून और सन के बीच में क्या आ जा रही है, अर्थ। तो जब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाएगी तो अर्थ की शैडो जो है कहाँ पे, मून पे पड़ेगी। तो अर्थ की जो शैडो है मून पे पड़ेगी, यानी कि जो सन की लाइट है वो डायरेक्टली मून पे नहीं जा पा रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब लूनार एक्लिप्स हो गया, यानी कि चंद्र ग्रहण लग चुका है। ठीक। ईच चैप्टर इन दिस बुक वी विल हेल्प यू ऑब्जर्व, थिंक, आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सपेरिमेंट्स लाइक। तो अपने माइंड को आप क्यूरियस बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्वेश्चन करिए, पूछिए, जानिए, ठीक है। तभी आपका माइंड क्या है, एक अच्छे से साइंटिफिक माइंड की तरफ आगे बढ़ पाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके आंसर दिए हुए हैं, उनको क्या है, उनके लिए हमें एक क्वेश्चन बनाना है। यहीं से ये क्यों दिया गया है, जनरली आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आपको आंसर करना होता है, लेकिन इस बार आंसर दिया गया है, आपको क्वेश्चन बनाना है। इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका माइंड क्यूरियस हो पाए, ठीक है। तो हमें जो आंसर दिया गया है, क्या आंसर दिया गया है, लिखा है ट्राई स्विचिंग इट ऑफ एंड अगेन। तो आप किसी चीज़ को स्विच ऑफ कर रहे हैं और ऑन कर रहे हैं, तो इस पर क्या क्वेश्चन हो सकता है, इस पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सल एडवाइस गिवन बाय एवरी आईटी सपोर्ट पर्सन व्हेन अ कंप्यूटर फ्रीजेस। तो जब भी एक कंप्यूटर फ्रीज होता है तो कोई भी जो आपके पास आईटी सपोर्ट होता है वो क्या बोलेगा, कोई भी किसी कहीं पे आप लैपटॉप बनवाने जाएं, आपका लैपटॉप फ्रीज हो चुका है तो क्या बोलेगा, बोलेगा ना कि इसको स्विच को ऑफ और ऑन कर दो, शायद आपका जो है लैपटॉप चल सकता है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ द यूनिवर्सल एडवाइस गिवन बाय एवरी आईटी सपोर्ट पर्सन व्हेन अ कंप्यूटर फ्रीजेस। इसका एक क्वेश्चन ये हो गया। बिकॉज, अब दूसरा देखिए, तो बिकॉज इट एवापोरेटेड लिखा गया है, क्योंकि ये एवापोरेट हो जाता है, तो ये आंसर है। इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसका क्वेश्चन हो सकता है व्हाई इज द वाटर बाउल फॉर द स्ट्रे कैट्स कम्प्लीटली एम्प्टी इवन दो इट डिड नॉट लीक। तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हम अपने घर के बाहर जानवरों के लिए पानी रखते हैं तो वो कुछ दिन के बाद क्या करता है, ख़त्म हो जाता है, जबकि हमारे पास जो बाउल होता है वो तो नीचे से टूटा नहीं है, ना तो उसमें फूटा है, ठीक है, ना छेद है उसमें किसी भी तरीके का, लेकिन लीक भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी पानी ख़त्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। तो आंसर दिया गया है तो क्वेश्चन बना देना, इस पर क्वेश्चन लिख सकते हो। देखो, दे आर नॉक्टोरल। तो नॉक्टर्नल का मतलब होता है कि जो लोग रात में नहीं सोते हैं, दिन में सोते हैं, यानी कि रात भर जगते हैं, उनको बोलते हैं नॉक्टर्नल। जैसे होते हैं क्या हमारे पास बैट्स यानी जो चमगादड़ होते हैं, वो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक। व्हाई कैन नॉट आई एवर फाइंड एनी बैट्स फ्लाइंग अराउंड ड्यूरिंग माई लंच टाइम। तो क्या आपके लंच के टाइम में कभी आपको बैट्स को उड़ते हुए देखे हैं, नहीं देखे। तो आप लिख सकते हैं कि मैं किसी भी बैट्स को लंच के टाइम में उड़ते हुए क्यों नहीं देखता, क्योंकि वो नॉक्टर्नल है, दे आर नॉक्टर्नल, क्योंकि वो रात में ही फिर जगते हैं ना, दिन में तो सोते हैं। डू नॉट पैनिक आई हैव माई टावल, कह रहे हैं कि डू नॉट पैनिक आई हैव माई टावल, पैनिक मत हो, मेरे पास मेरा टावल है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसके लिए आप एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हाट डू यू टेल योर फ्रेंड्स व्हेन अ सडन वाटर बलून फाइट ब्रेक्स आउट। कह रहे हैं कि जब भी अचानक से आपके कोई दोस्त हैं, खेल रहे हैं और एक बलून में वाटर भरा हुआ है और वो फूट जाते हैं, तो आप बोलेंगे ना डोंट पैनिक आई हैव माई टावल, पैनिक मत करो, डरो नहीं, अभी क्या है, मेरे पास मेरा टावल है, आप पोंछ लेना। तो इस तरीके से यू फॉरगॉट टू कैरी द वन, यू फॉरगॉट टू कैरी द वन, ये क्वेश्चन आंसर है, इस पर क्वेश्चन बनाना है कि आप भूल गए हो किसी एक चीज़ को लाने के लिए, ठीक।
तो यहाँ पे आप और क्वेश्चन बना सकते हो कि व्हाई डिड द बेकर एक्सीडेंटली मेक 11 कुकीज़ इंस्टेड ऑफ 20। ठीक, तो कह रहा है कि उसने, जो बेकर है, बेकरी वाला है, उसको कुकीज़ बनाने थे तो उसने 11 बनाए, जबकि बनाना चाहिए था 20। तो वही बोल रहे हैं कि यू फॉरगेट टू कैरी द वन, तो तुम कुछ एक लाना भूल गए हो। ठीक, इट वॉज कैमाफ्लॉज्ड, इट वॉज कैमाफ्लॉज्ड। तो व्हाई डिड आई एक्सीडेंटली स्टेप ऑन अ कैमलियन व्हाइल वॉकिंग थ्रू द जंगल, या फिर आप लिख सकते हो हाउ डिड द स्नाइपर हाइड फ्रॉम प्लेन साइड राइट इन द मिडिल ऑफ द ग्रासी फील्ड। ठीक, तो कैमोफ्लॉज का मतलब ही होता है कि किस तरीके से, जैसे कि आप एक जाल बिछा रहे हो, तो यहाँ पे कुछ आंसर दिए गए थे और हमने उसको देखा कि क्या सवाल बना सकते हैं, और अपनी तरफ से भी कुछ सवाल बना सकते हैं जैसा आप बनाना चाहें। ठीक, तो हमने अब ये अपना पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। यहाँ पे हमने चीज़ों को देख लिया है, समझ लिया है। ठीक, देखिए यहाँ पे पूरा चैप्टर का समरी दिया हुआ है। ब्रांचेज ऑफ साइंस ऑल कनेक्टेड, तो जितने भी हमारे पास साइंस के ब्रांच है वो क्या है, सब कनेक्टेड हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, अर्थ साइंस है, ये सब साइंस से कनेक्टेड हैं। फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, मैटर, एनर्जी, मोशन, फोर्स, लाइट, ये सब के बारे में। केमिस्ट्री में आप केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या केमिकल चेंज होता है। बायोलॉजी में आप किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स, लाइफ प्रोसेसेस, प्लांट, एनिमल, इन सब के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में। अर्थ साइंस में आप क्या जानेंगे, जैसे कि पता ही है अर्थ के बारे में, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, रॉक, वेदर, क्लाइमेट, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं ना वहाँ पे, तो वो अर्थ साइंस के बारे में ही तो होती हैं चीज़ें। ठीक, आप अपने डेली लाइफ में चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, आप अपने जो है साइंस में अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाइए, साइंस में आप क्यूरियोसिटी को बढ़ाएंगे तब आपका माइंड और अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए बेटर बनेगा। आइए अब आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लिया जाए। ठीक, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब साइंस, जो पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब साइंस। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से 4 ऑप्शन जो गिवन है, हमको 4 ऑप्शन गिवन है, इस ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट साइंस को डिस्क्राइब कर रहा है वो आप हमको बता दीजिए। तो पहला ऑप्शन है अ लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, क्या सिर्फ फैक्ट्स ही साइंस होता है। मैंने बताया कि पहले बताया था कि सिर्फ फैक्ट जो होते हैं, सिर्फ रटना ही जो है साइंस नहीं होती है, उसको समझना, क्वेश्चन करना साइंस होता है। अ सेट ऑफ रैंडम थियरीज, क्या नहीं। अ वे ऑफ थिंक, ऑब्जर्व, आस्क क्वेश्चंस। ठीक, ये देखिए कीवर्ड है आस्क क्वेश्चन, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, देखिए व्हिच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। तो साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में क्या है, देखिए व्हाई डज टर्मरिक चेंज कलर विद द, जब उसको सोप में डाला जाता है टर्मरिक को तो अपना कलर क्यों चेंज कर लेता है। ठीक, आप इसको करके देखिएगा अपने घर में, टर्मरिक ले लीजिएगा और उसको फिर सोप में डाल दीजिएगा, तो देखिए क्या सोप उस पर अप्लाई करने पे उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। तो ये जो है एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना इस पर, जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये साइंस के लिए एक हमारे पास क्या है, व्हिच क्वेश्चन साइंटिफिक थिंकिंग का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। किस चीज़ का, साइंटिफिक थिंकिंग का। क्वेश्चन थर्ड है व्हाई इज साइंस कंसीडर्ड मोर देन जस्ट फैक्ट्स। तो साइंस को जस्ट फैक्ट्स से ज़्यादा क्यों कंसीडर करते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व थिंकिंग क्रिटिकली एंड आस्किंग क्वेश्चंस। तो आस्किंग क्वेश्चन ना आ गया ना, यहाँ पे क्यूरियोसिटी बढ़ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, तो इसमें से बताना है 4 में से साइंस का कौन सा ब्रांच है। तो क्या अलजबरा है, नहीं, अलजबरा तो मैथ का है ना। जियोग्राफी किसका है, सोशल साइंस का है। हिस्ट्री किसका है, हिस्ट्री तो सोशल साइंस का है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है साइंस का, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। वाई आर सीट्रस फ्रूट सोर, तो जो सीट्रस फ्रूट होते हैं वो सोर क्यों होते हैं, खट्टे क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें एसिड होता है, एसिड होता है। ठीक है, इसी वजह से। साल्ट होता तो आपको नमक ज़्यादा लगता, शुगर होता तो मीठा लगता। ठीक है, वाटर होता तो कोई टेस्ट ही नहीं होता उस तरीके से। एसिड होता है इस वजह से खट्टा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे
व्हिच मटेरियल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच मटेरियल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या लकड़ी में जाती है, देखिए नहीं, वुड में नहीं, प्लास्टिक में भी नहीं, रबर में देखिए नहीं, तो बचा क्या, कॉपर। तो मतलब कॉपर में ही इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, फ्लो करेगी। व्हिच ऑफ दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज, कि मतलब ऐसा कौन सा बदलाव है जिसको आप दोबारा नहीं बदल सकते हैं, इरिवर्सिबल है, चेंज नहीं होगा दोबारा से। तो देखिए क्या नहीं चेंज होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्ट, फोल्डिंग, बर्निंग वुड, स्ट्रेचिंग रबर। तो मेल्टिंग आइस, तो आइस एक बार मेल्ट हो गई फिर वाटर में बदल गई थी, क्या उसको दोबारा आइस नहीं बना सकते हैं, दोबारा आइस बना सकते हैं। फोल्डिंग पेपर, एक पेपर को फोल्ड किया, ठीक, तो दोबारा से उसको सही कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग रबर, रबर को स्ट्रेच किया, दोबारा से अपने पास वापस आ जाएगी। लेकिन आपके पास एक बार लकड़ी जल गई, एक बार लकड़ी जल गई, तो क्या दोबारा से आप उसको राख को लकड़ी में बदल देंगे, नहीं बदल पाएंगे ना। तो ये इरिवर्सिबल है, एक बार चेंज हो गई तो चेंज हो गई। व्हिच ऑफ दीज इज अ लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स, तो इनमें से बताना है, इन सब में से लाइफ प्रोसेस प्लांट में कौन सा, प्लांट्स का लाइफ प्रोसेस क्या है ये बताना है। तो पहला है ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, क्या ये लाइफ प्रोसेस है इन प्लांट्स में, बिल्कुल हो सकता है। ब्रीदिंग, क्या ब्रीदिंग जो है, क्या प्लांट हमारे ब्रीथ करते हैं, बिल्कुल ब्रीथ करते हैं, हमने पढ़ा था कि प्लांट्स ब्रीथ। तो बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, तो बोथ होगा हमारे पास, क्या होगा, बोथ होगा। प्लांट क्या करते हैं, इसमें वाटर और मिनरल भी अपने, क्या है मैंने बताया था कि जो हमारे प्लांट होते हैं उनकी जड़ों से वाटर और सॉइल से क्या करेंगे, वाटर लेंगे और मिनरल लेंगे, फिर वो कहाँ पहुँचाएंगे, प्लांट में, ठीक, प्लांट में पहुँचाएंगे। और उसके बाद फिर जो इनकी लीफ होती हैं ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले लेती हैं। तो यानी कि एक चीज़ का लेना देना हो गया ना, और गैस का, तो गैस का लेना देना ही क्या हो गया, ब्रीदिंग हो गई, ये सांस ले रहे हैं, ठीक, तो दोनों हो गया ना। हाउ डिड अर्ली पीपल मेजर टाइम, तो पहले के लोग टाइम कैसे मेजर करते थे, पहले के लोग टाइम किससे मेजर करते थे, बाई शेडोज एंड पोजीशन ऑफ द सन। मैंने बताया ना कि जो शेडो हुआ करता था उससे, और सन की पोजीशन कैसे है, कब है, कहाँ पे, सर पे है या इधर उधर है, इस तरीके से बताते थे टाइम को, वो कैलकुलेट कर लेते थे इसी तरीके से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं कि व्हाट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एक्लिप्सेस। तो एक्लिप्सेस को समझने के लिए क्या हमें मदद करता है, लाइट एंड साउंड, लाइट एंड शेडोज, हीट एंड रेन। तो क्या साउंड का कोई लेना देना है, एक्लिप्स बनता है जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, उसमें साउंड का कुछ आता है, नहीं आता ना, लाइट तो रहती है लेकिन साउंड नहीं रहता। हीट एंड रेन कुछ रहता है, नहीं, हीट रेन का कोई मतलब नहीं है, ठीक। स्टार्स एंड मूनलाइट, क्या स्टार्स और मूनलाइट का कोई मतलब है, नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारे पास इक्लिप्सेस लगते हैं उसमें लाइट और शेडोज का काम होता है, ठीक, जब लाइट नहीं पड़ती तो शेडो बन जाती है, जब लाइट नहीं पड़ती तो उसकी शेडो बन जाती है, डायरेक्टली उसके बीच में कुछ ना कुछ आ जाता है, चाहे अर्थ या मून, तब जाके एक्लिप्स बनता है, ठीक। जब सोलर एक्लिप्स होता है तो उसके बीच में मून आ जाता है, और जब मून एक्लिप्स बनता है, लूनार एक्लिप्स जिसको बोलते हैं, वो बनता है, तब क्या है, बीच में अर्थ आ जाती है, तभी तो उसका शैडो बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, व्हाट डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज। तो अर्थ का रोटेशन क्या कॉज करता है ये देखेंगे। तो अर्थ का रोटेशन, क्या सोलर एनर्जी, नहीं, डे एंड नाइट, अर्थ क्वेक्स, नन ऑफ दिस। तो क्या अर्थ क्वेक आती है क्या, जो हमारे पास अर्थ जो हमारी है वो मूव अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, उसकी वजह से अर्थ क्वेक आते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी वजह से नहीं। सोलर एनर्जी से कुछ लेना देना है, नहीं, नन ऑफ दिस, तो कोई आंसर हो नहीं सकता। डे एंड नाइट, बिल्कुल डे एंड नाइट होगा, क्यों होगा देखिए मैं बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपका क्या है, सन है, ठीक, और ये हमारी क्या है, प्यारी सी हमारी अर्थ है, ये हमारी प्यारी सी अर्थ है, और हमारी अर्थ क्या है, ऐसे रोटेट कर रही है अपने एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है मान लो, ठीक, इसी एक्सिस पे आपने ग्लोब देखा होगा ना, तो उसी के तरीके से ये एक्सिस पे इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो जब ये रोटेट करेगी
तो जिस पार्ट में सन की लाइट आ रही है, इस वाले पार्ट में सन की लाइट आ रही है ना, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डे होगा। और इधर सन की लाइट नहीं मिल रही है, इधर सन की लाइट नहीं मिल रही है, तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, नाइट होगा। ठीक, तो जब सन रोटेट करता है इसकी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। व्हाट कनेक्ट्स डिफरेंट ब्रांचेस, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, व्हाट कनेक्ट्स डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, दे ऑल डील विद द नेचर एंड हाउ थिंग्स वर्क्स। ठीक, सब कुछ नेचर में ही डील करते हैं कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स जो कुछ भी है, जो हमारे नेचर में हैपनिंग हो रही हैं चीज़ें, उसी के बारे में ही सब बताती हैं। ठीक, तो दे ऑल डील विद द नेचर एंड हाउ थिंग्स वर्क्स। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप टू लर्निंग लाइक साइंटिस्ट, तो अगर साइंटिस्ट की तरह आपको लर्न करना है तो आपका माइंड क्या होना चाहिए, आस्किंग क्वेश्चंस, क्यूरियस होना चाहिए। जब तक आपका माइंड क्यूरियस नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे साइंटिस्ट के जैसा। मेमोराइजिंग ऑल क्वेश्चंस, क्या सब कुछ सारे उत्तर या सारे आंसर को याद कर लेना ऐसे आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बाइंग साइंस बुक, क्या साइंस के टूल आप ले लिए, हथौड़ा औजार ले लिए तो साइंटिस्ट बन जाएंगे? हाँ, नहीं, नहीं बन पाएंगे। स्कोरिंग मार्क्स और अच्छे नंबर आप अपने क्लास में लेके आ रहे हैं तो साइंटिस्ट बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। आप साइंटिस्ट की तरह बन पाएंगे, साइंटिस्ट बन पाएंगे जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आप और उसका आंसर ढूंढेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब जाके आप क्या बन पाएंगे, साइंटिस्ट की तरह सोचना शुरू कर देंगे, साइंटिस्ट बनने की राह पर आगे चले जाएंगे। ठीक, आइए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इन सब चीज़ों का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या है, सॉरी, कॉम्पेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो कॉम्पेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में देखेंगे असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो असर्शन और रीजन बेस्ड में बताना है किस तरीके से क्या हमें इसमें सही होगा। तो एक असर्शन दिया होगा, ठीक, एक असर्शन होगा, एक रीज़न होगा, तो वो बताना है क्या असर्शन रीजन सही है या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ठीक, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, इस तरीके से दिया रहेगा। तो अभी बताना है कि असर्शन और रीजन में क्या रहेगा। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया साइंस इज रिलेटेड टू डे लाइफ। जो साइंस है क्या वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, ये एक असर्शन हमको दिया गया है। अब उसका रीजन क्या दिया गया है, साइंस इज ओनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड बाय साइंटिस्ट। साइंस सिर्फ लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है और सिर्फ साइंटिस्ट के द्वारा यूज़ की जाती है क्या? नहीं। आप देखिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, साइंस अप्लाइज टू एवरीथिंग अराउंड अस डेली, नॉट जस्ट लैब्स। तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्यों है, क्योंकि साइंस तो हमारा डे टू डे लाइफ में होता है, साइंस जो होता है हमारा डे टू डे लाइफ में तो होता है, साइंस हमारा डे टू डे लाइफ में यूज़ होगा। लेकिन साइंस इज ओनली यूज्ड बाय लेबोरेटरी, क्या सिर्फ लेबोरेटरी में यूज होती है? नहीं, साइंटिस्ट कहाँ, सिर्फ साइंटिस्ट ही कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, साइंस कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी साइंस को बना सकता है। ठीक है, सिर्फ साइंटिस्ट ही करे ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो इसका यानी कि ऑप्शन सी सही होगा कि ए तो ट्रू है बट रीजन आर गलत है। ए ट्रू है लेकिन रीजन, ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, साइंस इनकरेजेस आस्किंग क्वेश्चंस एंड फाइंडिंग आंसर थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो कह रहे हैं कि देखिए साइंस इनकरेजेस आस्किंग क्वेश्चंस एंड फाइंडिंग आंसर्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। क्या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो क्वेश्चन है उसको पूछना ये साइंस है? साइंस इनकरेज करता है इन सब चीज़ों को? तो बिल्कुल करता है ना, करना ही चाहिए। साइंस इज अ सब्जेक्ट दैट डिपेंड्स ओनली ऑन अ मेमोरी, ये गलत है, सिर्फ मेमोरी पे थोड़ी डिपेंड करता है। कहाँ पे, वो हमारे जो हमारी एबिलिटी है सोचने की, क्वेश्चन करने की, लॉजिकल थिंकिंग है, उस पर डिपेंड करेगा। सिर्फ मेमोराइजेशन याद कर लेने पे जो साइंस है वो डिपेंड नहीं करता है इस पर। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, असर्शन सही, ए सही होगा लेकिन आर गलत होगा। तो ये ही सी इसमें भी सही हो जाएगा कि ए सही है बट आर गलत है। ठीक, साइंस मेमोरी पे ही डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ओनली लिख दिया गया है, तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा।
केस बेस्ड क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं, रूही वाज लर्निंग अबाउट शैडोज इन हर साइंस क्लास। अपने साइंस की क्लास में रूही शैडो के बारे में सीख रही थी। तो हर ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट, उसके ग्रैंडफादर उससे क्या कहते हैं कि दैट इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, पीपल यूज टू पोजिशन ऑफ शैडोज टू टेल टाइम। तो पुराने दिन, उसके दादा बता रहे हैं कि पुराने समय में हम लोग शैडो से ही, परछाई से ही पता कर लेते थे कि टाइम क्या होगा, हो रहा होगा। ठीक। तो क्या हुआ, रूबी अब क्या हो गई, क्यूरियस हो गई। सी प्लेस्ड अ स्टिक इन हर गार्डन एंड ऑब्जर्व्ड हाउ टू इट्स शैडो मूव। तो उसने क्या किया, अपने गार्डन में एक स्टिक जो है ऐसे गाड़ दी। अब उस स्टिक को लगा दिया वहाँ पे, तो अब दिन भर वो उसको ऑब्जर्व करेगी कि उसका शैडो किस तरीके से बनेगा। ठीक, इधर बनेगा, इधर बनेगा, या उसके नीचे शैडो बनेगा। तो वो दिन भर ऑब्जर्व करेगी और उसके बारे में फिर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको हमें आंसर करना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, व्हाट कॉन्सेप्ट वाज रूही एक्सप्लोरिंग थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो किस तरीके का कॉन्सेप्ट रूही समझ रही थी एक्सपेरिमेंट से। तो किस तरीके का क्वेश्चन कर रही थी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, हाउ टाइम इज मेजर्ड यूजिंग शेडोज। हाउ टाइम इज मेजर्ड यूजिंग शेडोज। ठीक। तो जो टाइम है उसी को तो मेजर करने के लिए वो ये सारा एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो ये हो जाएगा। लाइट चेंज कलर इसके लिए तो कर ही नहीं रही थी। फॉर्म्ड इंडोर्स ये भी नहीं, शैडो बनाने के लिए थोड़ी, उस टाइम को मेजर करने के लिए कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, व्हाट डज द एक्टिविटी टेल अस अबाउट साइंस। तो इस जो एक्टिविटी वो कर रही थी रूही, वो साइंस के बारे में क्या बताती है। ठीक, वो साइंस के बारे में क्या बताती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है सी, इट इज़ बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। जो साइंस होता है हमारा, उसको हम किससे, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तभी तो जो है वो साइंस की एक्टिविटी कर रही है, उसी को तभी साइंस के बारे में बता रही है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्या हो जाएगा, व्हाट मॉडर्न टूल हैज़ रिप्लेस द यूज ऑफ शैडोज फॉर टाइम कीपिंग। व्हाट मॉडर्न टूल्स हैज़ रिप्लेस द यूज ऑफ शैडोज फॉर टाइम कीपिंग। तो टाइम बताने के लिए पहले परछाई का यूज होता था, अब वही पूछ रहे हैं कि परछाई जो शैडोज थी उसको रिप्लेस कर दिया है। तो मॉडर्न टूल बताओ क्या, कि मॉडर्न टूल क्या है। तो क्या कंपास है, नहीं, कंपास तो डायरेक्शन बताता है ना। थर्मामीटर से तो बुखार नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं। टेलीस्कोप से तो हम देखते हैं चीज़ों को। ठीक। तो डिजिटल एंड इलेक्ट्रिक जो क्लॉक है उसी से तुम नापेंगे, तो बच्चा बच्चा बता देगा कि डिजिटल एंड इलेक्ट्रिक क्लॉक है। इस तरीके से ये हमारा पूरा चैप्टर क्लास 7 का ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को और भी चैप्टर चाहिए या किस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, वो भी अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर लें, पढ़ लें, और जब उनका टेस्ट हो तो अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आएँ। हमको बताइए कि आगे कौन से चैप्टर में का बनाना है वीडियो और किस तरीके से, और क्या नहीं समझ में, जो कुछ भी ना समझ में आए आप उसको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़।